लोग भूकंप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भूकंप, हेडिंग डाल देते हैं भूकंप, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे भूकंप क्या होता है, भूकंप में कौन कौन सी तरंगे होती हैं, पी तरंग क्या होता है, एस तरंग क्या होता है, एल तरंग क्या होता है, और सब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे भूकंप मतलब होता क्या है। तो भूकंप हम लोग जानना चाहें क्या होता है। तो भूकंप देखें, जो हमारी धरातल होती है, पृथ्वी का धरातल, तो धरातल पे जो कंपन उत्पन्न होता है, जो धरातल पे ज्वालामुखी के फटने से या प्लेट टेक्टोनिक से या मतलब अन्य क्रियाओं से जो ये धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग एक तरह से भूकंप कह सकते हैं, ठीक है। तो भूकंप कितने प्रकार से आता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भूकंप कितने प्रकार से आता है, इसको अगर जानना चाहें तो भूकंप प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है, और भूकंप मानव निर्मित मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे उससे भी भूकंप आ सकता है। मानव निर्मित में कौन कौन सी क्रिया हो सकती है जैसे भूकंप आता है। जैसे मानव क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए खुदाई करते हैं। या फिर मनुष्य क्या करता है कि नदियों को पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, जिससे कि पानी एक जगह इकट्ठा होता है, और वहां पे भार ज्यादा होने के कारण चट्टाने जो वहां आसपास की चट्टाने होती हैं उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे भी भूकंप होने की संभावना होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा बांध है वो चीन में स्थित है। चीन में कौन सा बांध है, तो वो है थ्री गॉर्ज डैम। थ्री गॉर्ज डैम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। उससे क्या होता है कि वहां पे इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि वहां पे उस मतलब बांध के निर्माण से विश्व में मतलब जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी की गति में भी थोड़ी बहुत बदलाव हुआ है। और उससे क्या होता है कि बदलाव होने के कारण उसमें मतलब जहां पे वो बांध बना हुआ है उसके आसपास क्या है कि बड़े बड़े पर्वत हैं। तो पर्वतों में क्या होता है कि तनाव होता है। तनाव ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि नीचे का जो हमारा नीचे वाला पर्वतीय वाला भाग होता है उसमें कभी कभी चट्टाने मतलब टूटने की संभावना, टूट भी सकते हैं। मतलब चट्टानों में जो दरारें बनती हैं उससे भी हमारा भूकंप पैदा होता है। और प्राकृतिक रूप से क्या होता है, तो प्राकृतिक रूप से कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एक मान लीजिए ज्वालामुखी आता है, अभी आप लोगों को कल ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाए थे। तो ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा भी ये हमारा मतलब भूकंप आ सकता है। और क्या होता है, और प्लेट टेक्टोनिक मतलब जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी में कई सारी प्लेटें पाई जाती हैं। कई बड़ी प्लेटें हैं और कई छोटी प्लेटें हैं। तो बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें जो हैं उनके अभिसरण या अपसरण या अपघर्षण से भी चट्टान मतलब ये भूकंप की संभावना बनी रहती है। अगर हम लोग जानना चाहें कि सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आता है, तो अगर विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो हमारा प्रशांत महासागर ये क्षेत्र में आता है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे आता है, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखना चाहें तो जो हमारा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वो एक प्लेट हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, और हमारा जो एक अमेरिका वाला प्लेट हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला प्लेट, वो जहां पे इन दोनों का अभिसरण होता है। अभिसरण के पश्चात वहां पे क्या होता है कि इन दोनों चट्टान मतलब जो हमारा यूरेशिया ये अमेरिका वाला प्लेट है और जो हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इन दोनों के जहां पे इन दोनों का अभिसरण होता है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। और वही प्रशांत महासागर का ही अगर हम लोग अगला पार्ट देखें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और हमारा जो यूरेशिया वाला प्लेट है, यूरेशिया यानी कि एशिया वाला प्लेट जो हमारा है, तो यूरेशिया वाला प्लेट और ये हमारा जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इन दोनों के अभिसरण से भी हमारा जो है वो भूकंप आने की संभावना होती है। तो आप लोग देखेंगे कि ये देखिए मान लीजिए हमारा विश्व का मानचित्र अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा ऐसे मान लीजिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाला भाग हो गया, इधर हमारा प्रशांत महासागर है। और पूरे अगर हम ग्लोब में जाएंगे तो पूरे ग्लोब में अगर देखें खुला होता है, क्योंकि मैप हमारा जो होता है वो खुला हुआ होता है और ग्लोब हमारा बंद होता है। तो ग्लोब जो बंद होता है उसमें देखेंगे कि इसके उस साइड पीछे वाले भाग में यहाँ पे हमारा पाया जाएगा, ये हमारा हो गया एशिया वाला प्लेट, एशिया, और ये हमारा हो गया अमेरिका, ठीक है। तो ये एशिया और अमेरिका होगा। तो एशिया के इस साइड हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और यहाँ भी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होता है कि ये प्लेटों का अभिसरण यहाँ पे होता है, इन दोनों प्लेटों का अभिसरण यहाँ पे हो गया और इन दोनों प्लेटों का अभिसरण यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभिसरण होने के पश्चात क्या होता है कि ये जब दोनों प्लेटें अभिसरण करती हैं तो देखिए जैसे ये प्लेट यहाँ से ऐसे मिली इससे, तो इन दोनों में इतना ज्यादा मतलब अभिसरण होता है, मतलब इतनी ज्यादा मतलब इसमें पावर और इसमें पावर होता है कि ये दोनों प्लेटें आपस में ऐसे उड़ जाती हैं, ठीक है। और उठने के पश्चात क्या होता है कि इन दोनों के बीच में मतलब कहीं कहीं चट्टाने टूट जाती हैं। चट्टानों का मतलब ये अभिसरण होता है तो चट्टान टूटती भी है और इन दोनों से पर्वत का निर्माण होता है, ऐसे उड़ती है पर्वत है, ठीक है। वही क्रिया यहाँ भी होती है और वही क्रिया यहाँ भी होती है। तो इसको अगर हम पूरा फोल्ड कर दें, ये पूरा मोड़ेंगे तो देखेंगे ये उस साइड जाके जुड़ जाएगा, इसका वाला ये वाला इधर वाला जो भाग है उसको जुड़ेगा। तो ये पूरा इधर का पूरा ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको हम लोग बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर यानी अगली वलय।
अग्नि वलय, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नि वलय, ठीक है, अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे हमारी यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी या भूकंप आता रहता है, और वही सेम काम यहाँ पे होता है, यहाँ भी ज्वालामुखी और भूकंप हमेशा आते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र है, या ज्वालामुखी का भी भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हमारा और ये वाला क्षेत्र हमेशा यहाँ पे भूकंप आने की संभावना बन जाती है। आप लोग देखेंगे ये जो हमारा एशिया है, एशिया के यहाँ पे हमारा है एक जापान, ठीक है, ये जापान एक देश है। जापान देश में अगर आप लोग जानना चाहें कि जापान देश में लगभग यहाँ पे हमेशा यानी कि रोज पर डे दिन में 1-2 बार भूकंप आने की संभावना यहाँ पे हमेशा बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे संभावना हमेशा भूकंप आता रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए रिंग ऑफ फायर का दोनों प्लेट यहाँ पे टकराती है, तो अभिसरण होता है इन दोनों का, तो यहाँ पे हमेशा भूकंप आने की संभावना होती है, और यही पे पड़ जाता है हमारा जापान। तो जापान में भूकंप हमेशा आता रहता है। यहाँ पे आप लोग देखें जापान में हमारी भूकंप मतलब भूकंप यहाँ पे इतना आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मतलब एडवांस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी भवनें बिल्डिंग का निर्माण होता है, जो यहाँ पे ब्रिज बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे पुल ब्रिज बनाए जाएंगे, ये गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि क्या होता है गिरते क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्रिज बनाए जाते हैं उनको मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जाता है कि ये भूकंप को, जो उनकी भूकंप का कंपन होता है उसको ये लोग सहन कर सकते हैं। ये जो भवन होता है, जो ब्रिज होता है, वो उसको सहन कर लेगा। तो ये यहाँ पे जैसे अमेरिका में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अमेरिका वाला देखिए होता है ना कि ये जो प्लेट हमारी होगी इधर अमेरिका वाली प्लेट, इन दोनों का अभिसरण होगा तो यहाँ भी भूकंप आएगा। तो यहाँ भूकंप आएगा तो इसके लिए भी क्या कर देंगे, अमेरिका भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये भी जो हमारा जापान है वो कुछ ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसके बगल में यहाँ पे हमारा एक देश पड़ेगा चीन। चीन में भूकंप काफी मात्रा में आता है, जो ये हमारा इसका पूर्वी वाला क्षेत्र है, पूर्वी भाग। तो ये लोग क्या करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर बनाएंगे, जो भवन बनाएंगे, बिजली, ये जो भी यहाँ पे होता है सब एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब भूकंप की संभावना, मतलब भूकंप आता है लेकिन उससे हानि कम होती है, ठीक है। देखिए भूकंप को रोक नहीं सकते हम लोग, क्योंकि भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप आना एक मतलब वो आएगा ही अपने, मतलब वो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं कि जो हम मतलब अगर ये देख लीजिए भूकंप से हानि होती है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए भूकंप हमारा जो अटलांटिक जो वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका मान लीजिए हमारा भूकंप आ गया, तो वहां पे कोई मानव बस्ती नहीं है, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, वहां पे कोई मतलब कोई जीव जंतु नहीं रहते, तो वहां पे भूकंप आया तो वहां पे कोई हानि नहीं हुई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आपदा जनित नहीं है। तो उसे हम लोग भूकंप है भूकंप, लेकिन वहां पे कोई हानि नहीं हुई, तो उससे फिर हम लोग का कोई हानि नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा धरातली क्षेत्र था, जहां पे हम लोग मतलब मनुष्य रहते हैं, जहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, जहां पे ब्रिज बने हुए हैं, जहां पे जीव जंतु रहते हैं, जहां पे जानवर रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे हम मतलब रहते हैं, तो यहाँ पे अगर भूकंप आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम मतलब जीव जंतुओं की मृत्यु हो सकती है, भवन गिर सकते हैं। जो मतलब ये हमारा समुद्री एरिया है, तो भूकंप आने से समुद्रों में लहरें उठती हैं, जिससे हमारी सुनामी पैदा होती है। तो ये जो इसके आसपास के एरिया होते हैं, जो समुद्र तटीय एरिया होते हैं, वहां पे सुनामी आती है, उससे हमारे ढेर सारे मतलब संपत्ति का नुकसान होता है। तो भूकंप जहां पे मतलब मानव बस्तियां हैं, वहां पे मानव बस्तियों में मतलब भूकंप आया, अगर घर गिरे तो उससे जान माल की हानि होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक भूकंप। मान लीजिए क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझे, तो फिर हम लोग बताएंगे कि भूकंप कैसे कैसे आता है, उसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारे हो गए कुछ भूकंप, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि भूकंप कैसे कैसे आता है, प्राकृतिक तरीके से भी आ सकता है और कृत्रिम तरीके से भी आ सकता है, मतलब मानव जनित भी हो सकती है भूकंप। तो मानव जनित में वही कि बांध निर्माण करके आ सकता है, कुछ हम लोग ऐसे मतलब उल्टे सीधे खनन करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं। तो इन सब से भी हमारा ये जो मतलब भूकंप, परमाणु परीक्षण से भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि परमाणु परीक्षण हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी धरातल के अंदर भी मतलब गड्ढा खोद के उसके अंदर परमाणु बम डाल के उसको विस्फोट कराते हैं। तो विस्फोट कराएंगे तो क्या होता है कि उसके आसपास की जो हमारी चट्टाने होती हैं, उसके आसपास के जो शहर है, वहां पे चट्टाने मतलब टूटती हैं या वहां की मिट्टी खिसकती है, तो वहां पे भी भूकंप आने की संभावना हो जाती है। और जो हम बताया कि अगर मतलब बांध बनाते हैं उससे भी होता है। और हम खनन करते हैं, खनन आप लोग जानते हैं कि हम लोग माइनिंग जो मतलब कि नीचे से खनिज को निकालते हैं, तो खनिज को निकालने के लिए कोई इतना हम लोग ज्यादा गड्ढा कर देते हैं जमीन, ये धरती के अंदर, कि वहां भी मतलब कुछ जो मतलब वो गड्ढा हो गया, फिर उसको हम लोग भरते नहीं है। तो क्या करता है कि प्रकृति उसमें मतलब धीरे धीरे मिट्टी इधर उधर से कुछ मतलब उल्टे सीधे उस चीज उसमें जाता रहता है, और बीच में क्या रहता है कि खाली स्थान बच जाता है। और बाद में क्या होता है कि वो अगर मतलब उसको भरने के लिए जब जब ये चट्टाने आपस में मतलब जब ये प्लेटें आपस में चलती हैं, तो उनको भरने के लिए क्या होता है कि जगह जब नहीं पड़ता है, तो वो चट्टाने टूट कर उसको भरने की कोशिश करती हैं।
जब वो टूट कर उसमें भरने की कोशिश करेंगी तो भी हमारा भूकंप आ जाता है, ठीक है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं भूकंप आने के, और प्राकृतिक तरीके से आप लोग को बताया कि प्राकृतिक तरीके से कैसे आ सकता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि भूकंप में मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी का धरातल हो गया, ठीक है। ये हमारी ये धरातल हो गया, मान लीजिए धरातल, ठीक है। तो ये हमारा धरातल अगर हो गया, तो मान लीजिए इसका एक जहां पे मतलब भूकंप का केंद्र होता है, भूकंप का केंद्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप मतलब यहाँ पे चट्टानों का टूटना हुआ, या यहाँ पे चट्टानी मुड़ी, यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे भूकंप आने की संभावना हुई। तो जब भूकंप आता है तो इसका जो ये सीधा वाला भाग होता है, यहाँ पे जो हमारा हो गया है, तो यहाँ पे इसका होता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। ये अधिकेंद्र का मतलब क्या हुआ कि अधिकेंद्र जहां पे होता है, यहाँ पे भूकंप ज्यादा पता मतलब यहाँ पे भूकंप की तीव्रता ज्यादा मापी जाएगी, और यहाँ पे भूकंप से ज्यादा हानियां होंगी। जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी, तो दूरी बढ़ने के साथ क्या होगा कि भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मान लीजिए हमारी, मान लीजिए कुछ 7 के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारी 6 हो जाएगी, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, और कुछ दूर आने के बाद ये तीव्रता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो भूकंप जो आता है वो हमारा मतलब एक जिस क्षेत्र में मतलब जहां भी इसका केंद्र होगा, जहां भी इसका अधिकेंद्र होगा, इसको हम लोग अधिकेंद्र बोलेंगे ना, इसको एपी सेंटर बोलते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। अधिकेंद्र को एपी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे हमारा ये अधिकेंद्र होता है वहां पे भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है, उसके बाद हम लोग जितने दूर जाते जाएंगे उतनी हमारी तीव्रता कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूकंप जहां पे मतलब आया। और इसमें देखिए भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, ये हमारे मान लीजिए भूकंप का केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र बिंदु। यहां से मान लीजिए हमारा भूकंप उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी भूकंप जो तीव्रता होती है, ये केवल ऊपर ही नहीं जाती है, ये ऊपर के साथ साथ नीचे भी आती है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में हमारे कुछ मतलब कहीं पे द्रव अवस्था है, कहीं पे ठोस अवस्था है, ठीक है। तो जो हमारा ये अंदर वाला पृथ्वी का ये बीच वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर है ये हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर अभी एक और यहाँ पे लेयर बनाना पड़ेगा ना, बीच में हमारा यहाँ पड़ेगा, ये ठोस है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोर, ये मेंटल, ये द्रव अवस्था में है। इसको मिटाइए, यहाँ पे देखिए। तो देखिए ये जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, बीच वाला भाग जो है वो द्रव अवस्था में, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है कि तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो मेंटल यानी धातु पाए जाते हैं, जो चट्टाने पाई जाती हैं, वो पिघल के मैग्मा, यहीं से लावा बनता है ना, तो ये मैग्मा के रूप में पिघल जाती है और ये बन जाती है द्रव अवस्था में। तो हमारी कुछ यहाँ पे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं यहाँ केंद्र बिंदु पे, जैसे पी तरंग हो गई, एस तरंग हो गई, एल तरंग हो गई, तो ये तरंगे क्या होती है कि कुछ विशेषताएं होती हैं। ये जैसे हमारी पी तरंग हो गई, प्राइमरी तरंग ना, प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, तो ये तरंग जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेंगी। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी तरंग मतलब एस तरंग होती है, एस तरंग की विशेषता क्या हुई कि एस तरंग जो हमारी होती है वो केवल ठोस ठोस में चलती है, वो द्रव में नहीं चल पाती। तो हमारी यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे केंद्र बिंदु इसका हो गया ना, ये मार्कर चेंज करके बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इसको हम लोग थोड़ा गोला यहाँ पे बनाते हैं बढ़िया से। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया द्रव वाला भाग, द्रव, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया द्रव वाला भाग। मान लीजिए यहाँ से हमारी जो तरंगे चल रही हैं, मान लीजिए यहाँ से एस प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग निकली, तो पी तरंग क्या करेगी कि पी तरंग सभी जगह जाएगी, ठीक है। पी तरंग चूंकि क्या होती है, पी तरंग हमारी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में चलेगी। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी तरंग होती है, जो हमारी सेकेंडरी तरंग होती है वो कहाँ पे चलती है, वो केवल ठोस में चलती है। तो ये हमारा देखिए, ये ठोस, द्रव, गैस में तीनों में चल रही थी, तो यहाँ पे भी हमारी ये तरंगे इसमें भी होके चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी तरंग, तो ये हमारी हो गई, इसको हम लिखते हैं ब्लैक वाले को पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग, ठीक है। ये हमारी हो गई पी तरंग। अब हम लोग देखेंगे कि एस तरंग कहाँ पे चलती है। तो हमारी देखिए सेकेंडरी तरंग जो होती है वो केवल ठोस में चलती है। और देखिए ये जो हमारा ये वाला भाग है वो तो ठोस है, लेकिन ये वाला जो हमारा भाग है, ये जो हमारा रेड वाला और ब्लैक वाला है, ये हमारा द्रव वाला भाग है, ठीक है। तो द्रव वाले भाग में हमारी जो एस तरंग है वो नहीं प्रवेश कर पाएगी। इसका मतलब कि एस तरंग हमारी केवल यहीं से जा सकेगी, ये ऊपर वाले भाग में, ठीक है। ये ऊपर यहाँ धरातल पे भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये एस तरंग तो जाएगी, लेकिन इस ठोस वाले भाग में देखिए यहाँ पे हमारी केवल ब्लैक जो दिख रहा है वो केवल पी तरंग है यानी प्राथमिक तरंग है, ठीक है। तो हमारी हो गई पी। यहाँ पे देखिए हमारा जो रेड वाला भाग है इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि एस तरंग, एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग, ठीक है।
एस तरंग। तो हमारी हो गई पी तरंग और एस तरंग। अब एक हमारी होती है एल तरंग, ठीक है। एल तरंग को हम लोग लव तरंग बोलते हैं। लव तरंग उसको क्या बोलते हैं, चूंकि इसकी खोज एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था एच डी लव। तो एच डी लव नाम होने के कारण उन्होंने उसका नाम रख दिया लव तरंग, यानी एल तरंग को लव तरंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक तरंग होती है एल लव तरंग। एल तरंग जो होती है वो हमारी केवल धरातल पर चलती है, ठीक है। वो हमारे इधर मतलब अंदर नहीं, उसको धरातली भाग पे मिलेगी। तो धरातली भाग पर चलने के कारण उसे हम लोग धरातली तरंग भी कहते हैं। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक, मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कौन सी, मान लीजिए ये इसका क्या था, ये इसका केंद्र बिंदु था। यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ था और ये हमारी तरंगे ऊपर गई नीचे गई, जहां पे ये सीधी सीधी जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। ये तरंगे हमारी यहाँ पे जो पृथ्वी का नीचे वाला भाग होगा, नीचे वाला, वहां भी जाती होंगी। लेकिन क्या होता है कि ये जहां पे उत्पन्न होती है इससे ये दूरी कम होती है और ये वाली दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने का हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग जानते होंगे लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमारी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो ये समझ लीजिए जो अधिक केंद्र बिंदु होता है वो 70-80 किलोमीटर के आसपास होता है। और ये हमारा समझ लीजिए भाग जो है वो 600-700 या 1200-1300 किलोमीटर हो गया, क्योंकि इसकी पूरा व्यास लेंगे तो व्यास ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा जो दूरी होता है वो बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो नीचे वाला भाग होता है वहां पे तरंगे बहुत मतलब कम मात्रा में पहुंच पाती है, तो नहीं पहुंच पाती है। और ऊपर वाले भाग पे ज्यादा पता चलता है यहाँ पे कि हमारा जो है वो भूकंप आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर। इसको आप लोग देखिए, फिर हम इसको अलग अलग बता देते हैं कि पी तरंग की विशेषता क्या होती है, एस तरंग की विशेषता क्या होती है, इनकी चाल क्या होती है, इनका आयाम क्या होता है, इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं एक अलग अलग करके कि पी तरंग क्या होता है, पी तरंग की चाल कहाँ कहाँ चलती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं तरंग, कौन सी तरंग, पी तरंग, ठीक है। ये हमारी हो गई पी तरंग। तो पी तरंग के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पी तरंग। तो पी तरंग के बारे में बताया कि ये कहाँ कहाँ चल सकती है। तो पी तरंग हमारी ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। गैस मतलब वायुमंडल में, लेकिन वायुमंडल में, ये वायुमंडल में कोई वो तो है नहीं कि वायुमंडल पता चलेगा, लेकिन वायुमंडल में कंपन होता है तो हम लोग मशीन के माध्यम से कंपन वहां का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पी तरंग। अगर हम लोग देखना चाहें पी तरंग की चाल क्या होती है, तो पी तरंग की चाल लगभग 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और पी तरंग चलती कहाँ कहाँ है, तो ठोस, द्रव और गैस में चलती है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि पी तरंग जो होती है इससे मतलब इसकी चाल जो हमारी तरंग, ये देखिए तरंग अभी बताएंगे आप लोगों को ना। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्षति किससे ज्यादा होती है और किससे कम होती है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे ये तरंग ऐसे ऐसे हो गई ना, ये तरंग ऐसे ऐसे हो गई ये, और इसके बाद थोड़ा यहाँ बड़ा बड़ा ऐसे बना देते हैं और फिर यहाँ से हम चेंज करके इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, ये हमारी हो जाएगी पी तरंग, ये हमारी हो जाएगी एस तरंग और ये हमारा हो जाएगा एल तरंग, ठीक है। तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, देखिए ये जो तरंग है इसकी वेवलेंथ छोटी छोटी है, ठीक है। इसका तरंग दैर्ध्य छोटा, ये मतलब देखिए छोटी छोटी है। तो इससे क्या होता है कि हानि इससे कम होती है। यहाँ हम लिखते हैं इससे क्षति जो होगी हमारी कम होगी। इसको बताते हैं अभी ना कैसे कम होगी, क्षति कम होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इससे जो हमारी क्षति कम होती है। और इसको बाद हम लोग देखते हैं पी तरंग हो गया हमारा, फिर देखेंगे एस तरंग, एस तरंग, ठीक है। एस तरंग जो होता है उसको हम सेकेंडरी तरंग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एस तरंग। इसके उसको हम देख लेंगे ये कहाँ चलती है, तो ये केवल ठोस में चलती है, ठीक है। ये केवल ठोस में चलती है, यहाँ पे लिख देंगे कि द्रव में नहीं चलती है, द्रव में नहीं चलती, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ठोस में नहीं चलती और द्रव में, ये ठोस में चलती है और द्रव में नहीं चलती है। तो इसको हम लोग लिख दिए। अब इसकी अगर हम लोग चाल जानना चाहें कि ये कितनी स्पीड से चलती है, तो इसकी चाल होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए आप लिखेंगे 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड है ना, घंटा नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इसकी चाल इतनी होती है कि एक सेकंड में वहां तक ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस तरंग। अगर इसकी हम लोग देखिए ये क्षति जो होती है, इसकी क्षति जो होती है वो औसतन ठीक ठाक होती है ना, ये इसकी क्षति जो होती है वो औसत होती है। औसत मतलब क्या हुआ कि ये जो पी तरंग है इससे ज्यादा होगी और जो एल तरंग है उससे कम होगी। तो ये औसतन मतलब क्षति करती है। अगर हम लोग और देखना चाहें तो हमारा ये पी तरंग, एस तरंग हो गया और यहाँ पर लिख दिए एल तरंग, ठीक है। तो एल तरंग के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो एल तरंग जो हमारी होती है ये कहाँ चलती है, तो इसको ये धरातल पर चलती है, ठीक है। धरातल पर, धरातल पर चलती है इसलिए इसको हम बोलते हैं धरातलीय तरंग। इसको हम लोग धरातलीय तरंग भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि इसकी चाल कितनी होती है, तो इसकी चाल 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ये जो हमारी इसकी क्षति क्या होती है, इसकी क्षति क्या, इससे क्षति जो होती है हमारी ज्यादा क्षति इससे होती है, ठीक है। अब ज्यादा क्यों होती है इसके बारे में हम लोग देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पी तरंग है, एस तरंग है और एल तरंग है। देखिए ये जो हमारी छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, तो छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, तो ये अगर मतलब भूकंप आता है पृथ्वी पे जहां पर हम लोग खड़े हैं, तो जहां पे खड़े हैं तो ये क्या करेगा कि मतलब आएगा एक कंपन करके जल्दी से चला जाएगा, ठीक है। और इसकी चाल भी ज्यादा होती है 6.5 किलोमीटर, तो ये जल्दी से कंपन किया और चला गया। लेकिन जो हमारी एस तरंग होती है, वो एस तरंग जो होती है वो ठोस में चलती है और इसकी क्षति देखिए ऐसे औसतन होगी कैसे होगी, तो इसकी चाल जो होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और इसकी तरंग थोड़ी मतलब ज्यादा ऐसे ऐसे करके जाती है आराम आराम से ना। तो ये क्या होगा कि जब ये तरंग एस तरंग हमारी आएगी तो वो तो एक तो पहली बात कुछ मतलब ऐसे उठा उठा के चलेगी, मतलब कुछ झटका देते हुए चलेगी, ठीक है। तो झटका देते हुए चलेगी और इसकी चाल भी बहुत ज्यादा नहीं होती कि ये आई तरंग से चली गई, तो आराम आराम से जब जाएगी तो आराम आराम से जाने के कारण क्या होगी कि इससे क्षति हमारी थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन जब हमारी ये एल तरंग चलती है, एल तरंग हमारी धरातल पर जब चलेगी तो इसकी वेवलेंथ देखिए इतनी ज्यादा है कि ये ऐसे कुछ मतलब झटका दे देके और इसकी चाल बहुत कम होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब इसकी अपेक्षा या इसकी अपेक्षा एकदम मतलब कुछ झटका देके ज्यादा और आराम आराम से चलेगी, ठीक है। तो आराम से चलने के कारण ये हमारा क्या होता है कि इससे हानि ज्यादा होती है। तो ये हमारी हो गई एल तरंग से हानि ज्यादा होगी। एस तरंग से इन दोनों की अपेक्षा मतलब इन दोनों का औसत इससे हानि होगी और पी तरंग से सबसे कम हानि होगी, क्योंकि ये इसकी तरंग दर ज्यादा नहीं होती है तो इसलिए इसकी ये वेवलेंथ कम होती है और ये हमारा झटका मतलब ज्यादा महसूस करा के एकदम मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तुरंत मतलब कि वहां से कंपन इसका चला जाता है, तो ये मतलब ज्यादा महसूस नहीं होती है। तो ये हमारी हो गई कि मतलब इससे कितनी हानि होती है कितनी हानि नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसको हम लोग लिखना चाहें तो यल तरंग को हम लोग बोलते हैं लव तरंग। लव तरंग क्यों बोलते हैं इसको लव तरंग, तो लव तरंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज जो की थी है एच डी लव, इनका नाम था एच डी लव, ठीक है। तो एच डी लव नाम होने के कारण इन्हें मतलब हम लोग क्या मतलब इसका नाम क्या रख दिया गया है लव तरंग। एस तरंग को क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी SECONDRY, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी तरंग, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है, PRIMARY, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और ये हमारे हो गए लव तरंग, ठीक है। ये तीनों हमारी तरंगे हो गई। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे पी तरंग कहाँ कहाँ चलती है, ठोस द्रव गैस में चलती है। एस तरंग कहाँ चलती है, केवल ठोस में चलती है। और जो हमारी एल तरंग है वो केवल धरातल पर चलती है। धरातल पर चलने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं धरातलीय तरंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग देखिए ये मतलब मापते कैसे इसको भी बताते हैं ना। तो हमारी ये हुई पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग इसका अनुदैर्ध्य अगर जानना चाहें कि ये मतलब इसका मतलब आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ठीक है। तो पी तरंग के बारे में हम लोग जाने तो पी तरंग की देखिए आवृत्ति आप लिखते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी तरंग धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे चलने के कारण इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य जो हमारा होता है वो कम होता है, ठीक है। आवृत्ति ज्यादा होगी और तरंग दैर्ध्य कम होगा। इसमें हम लोग एस तरंग में तो एस तरंग की आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है इससे तो ज्यादा होती है, पी तरंग से ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एल तरंग को पढ़ेंगे तो एल तरंग की बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम होती है, तो इसको हम लोग ले देते हैं औसत, यानी कि दोनों का ये औसत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया औसत। अगर हम लोग एल तरंग के बारे में देखें तो एल तरंग की आवृत्ति कम होती है और तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य ये जो ऊंचाई होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और आवृत्ति क्या होती है कि आवृत्ति ये कितनी बार मतलब ये ऊपर नीचे गया है, देखिए यहाँ पे देखिए मतलब छोटी छोटी करके ढेर बार गया था तो आवृत्ति ज्यादा हो गई थी और इसकी ऊंचाई कम होने के कारण ये तरंग दैर्ध्य कम था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें देखिए आवृत्ति मतलब ये जो हमारी मतलब कितनी बार इसको कंपन किया गया, देखिए 1 2 3, बस ये 3 बार हुआ तो इसकी आवृत्ति क्या होगी कम होगी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आवृत्ति कम, लेकिन तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा इसका होता है, इसलिए इससे क्षति क्या होती है ज्यादा होती है। और इन दोनों से औसतन क्षति कम होती है, इससे तो कम होती है, इससे तो लगभग ना के बराबर होती है और इससे इसकी अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी और इसकी अपेक्षा थोड़ी ज्यादा, इसकी अपेक्षा कम। लेकिन एल तरंग से सबसे ज्यादा हानि होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पी तरंग, एल तरंग और एल तरंग। तो इसके बारे में आप लोग लिख लिए होंगे। फिर ये हमारा हो गया इतना, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं कि और तरंग ये भूकंप की और विशेषता क्या होती है, भूकंप कहाँ पे आता है।
तो ये हम लोग जानेंगे किस तरीके से भूकंप आता है। और देखिए भूकंप को हम लोग मतलब किस क्षेत्र में आता है, अगर भारत में मतलब क्षेत्र के बारे में जानना चाहें या विश्व में किस क्षेत्र में ज्यादा आता है किस क्षेत्र में कम आता है, तो उसके बारे में हम लोग इसको जोन में बांटेंगे, यानी जोन इसको हम लोग कहते हैं कि भूकंपीय जोन। ठीक है, भूकंपीय जोन यानी क्षेत्र। भूकंपीय क्षेत्र को हम लोग जोन भी बोल सकते हैं। तो जो देखिए भूकंपीय क्षेत्र जो हमारा, इसको हम लोग कई जोन में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्वप्रथम क्या 5 जोन में इसको बांटे थे, 5 जोन में, 5 जोन में इसको हम लोग बांटे थे। लेकिन क्या हुआ कि इसे बाद में हम लोग 4 जोन में ही कर दिए। मतलब एक जोन जो पहला वाला हमारा था वो 5 से कम था, और उससे क्या होता है कि जो 5 से कम अगर रिक्टर स्केल पे उसकी माप मतलब होती है भूकंप की, तो उससे हानि बहुत कम होती है। तो हानि बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि उसको मतलब कि हम लोग चेंज कर दिए कि मतलब जो इससे हानि नहीं हो रही, जिसको हम लोग फिर रिक्टर स्केल पे ये जोन क्षेत्र में इसको न बांटे। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने हैं, 4 जोन। ठीक है, 4 जोन है। तो चारों जोन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से मतलब कितना रिक्टर स्केल पे वहां पे आएगा भूकंप, तो उसको हम लोग किस जोन में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला जोन, फर्स्ट जोन, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन। देखिए हमारा ये फर्स्ट जो है मतलब पहले था 5, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, पहले हमारे 5 जोन थे, तो अभी क्या किया कि फर्स्ट वाले जोन को हटा दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले जोन से चालू करते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड जोन आ जाएगा, फिर इसमें फोर्थ जोन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया जोन, और इसमें आ जाएगा फिफ्थ जोन। तो ये हमारा हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा इसका मतलब कितना रिक्टर स्केल पर अगर इसकी मापन की जाती है, तो हम लोग इसको जोन में किस जोन में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 6 या उससे कम। अगर 6 या उससे कम रिक्टर स्केल पर उसका पैमाना मापा जाता है, तो ये हमारा आएगा सेकेंड जोन में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो 7, अगर 7 इसका है मतलब रिक्टर स्केल इसका पैमाना 7 मापा जाता है, तो उसे हम लोग रखेंगे सेकेंड, ये थर्ड जोन में। ठीक है, अगर फोर्थ में आए तो 8 इस पे अगर आता है, तो हम 8 अगर रिक्टर स्केल इसका माप ये 8 इकाई इसको लिख सकते हैं, 8 इकाई, 7 इकाई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 इकाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड, ये फोर्थ जोन, या इससे देखिए थर्ड हमारा जोन है, लेकिन इसको मतलब जब यहाँ कैटेगराइज करेंगे तो ये हमारा फोर्थ जोन आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जोन को हम लोग मतलब कि समाप्त कर दिए हैं। अब ये फिफ्थ जोन में आते हैं, तो फिफ्थ जोन में हमारा है 9 इकाई या उससे अधिक, या उससे अधिक। ठीक है, अगर 9 इकाई या उससे अधिक आता है तो हम इसको रखेंगे फिफ्थ जोन में। तो फिफ्थ जोन वाला जो क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। वहां पे क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होने का मतलब कि वहां पे अगर भूकंप आता है ये 9 या उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पैमाने का, तो वहां पे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होगी। बहुत ज्यादा का मतलब वहां पे जो बिल्डिंग होंगी वो ध्वस्त हो जाएंगी। वहां पे जो मतलब बिल्डिंगों में मानव जो जीव जंतु या हम लोग मनुष्य रहते होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। वहां पे जो सड़कें बनी होंगी, जो पुल बने होंगे, जो नदी नहरें जो तालाब होंगी, वो सब भी ध्वस्त हो जाएंगे। वो सब भी मतलब जो नदियां होंगी उनका रास्ता बदल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में दरारें पड़ जाएंगी। तो दरारें पड़ने के कारण क्या होगा कि नदियां अपना रास्ता चेंज कर लेंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 9 इकाई वाला। ये 9 जो हमारा फिफ्थ जोन है ये सबसे ज्यादा घातक होता है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड ये फोर्थ वाला जोन है 8 इकाई वाला, ये इससे कम घातक होता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा घातक होता है। बहुत ज्यादा घातक होने का मतलब कि यहाँ भी बिल्डिंगें गिर सकती हैं, यहाँ भी मतलब जो हमारे पुल बने होते हैं, जो हमारी नदियां होती हैं, उनके भी मतलब मार्ग बदल सकते हैं। क्योंकि अगर वहां पे बीच में दरार पड़ती है नदी के रास्ते में, तो दरार के माध्यम से नदी अपना रास्ता बदल लेंगे। ठीक है, तो और हमारा ये जो सेकेंड थर्ड जोन है 7 इकाई, तो इनमें अगर थर्ड जोन में हम लोग रहते हैं तो इसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा तो सेफ रहेंगे। लेकिन इसकी भी अगर ये 7 रिक्टर स्केल पैमाने का भी भूकंप आता है, तो उसको हम लोग महसूस करेंगे। हमारी बिल्डिंगें मतलब कि थोड़ा बहुत हिलेंगी, जो हमारे मतलब ब्रिज होंगे वो भी थोड़ा बहुत हिलेंगे, जो पेड़ पौधे होंगे उनकी भी मतलब तनाएं हिलती रहेंगी। तो आपको ये पता चलेगा। और ये हम सेकेंड जोन में अगर है 6 या उससे कम है, तो यहाँ पे मतलब भूकंप इतना अगर 6 रिक्टर स्केल या उससे कम आता है, तो इससे ज्यादा हानि नहीं होती। इसको हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये 6 के आसपास है तो महसूस कर लेंगे, लेकिन उससे कम अगर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो महसूस हम लोग मतलब नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि मशीनों के माध्यम से, जो हमारा एक ये मापने का इसका रिक्टर पैमाना होता है, उस पे ग्राफ के माध्यम से हम लोग पता तो कर सकते हैं कि ये मतलब भूकंप यहाँ पे आया है, लेकिन उसको हम लोग अपने से मतलब जो मानव है उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इतना। आप लोग देखिए भूकंप आने से मतलब पता, ये जैसे हो गया, ये तो हमारा जोन मान लीजिए हो गया ना। अब हम देखेंगे कि भूकंप आता है तो उसको मतलब पता कैसे किया जा सकता है, मापा कैसे जा सकता है, पता किया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए
तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ये जोन के बारे में देख लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि पता है इसको कैसे करेंगे कि भूकंप। आप लोग देखे मतलब सुने होंगे ये एक मतलब पहले की कुछ कहानियां हैं। कहानियां क्या है, ठीक ये मतलब बातें ठीक भी है कि मतलब जो हमारे जानवर होते हैं कुछ, जैसे कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, ये सब जानवर ऐसे हैं कि भूकंप या कोई भी आपदा आने से पहले इनको मतलब पहले से ही पता हो जाता है। तो हमारी बिल्ली, कुत्ते या गाय भैंस जो भी है, इनको भूकंप आने से पहले इनकी इनको मतलब इनकी संभावना मतलब पता चल जाती है कि कुछ मतलब ऐसा होने वाला है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो इन सब के बारे में जानवरों को कुछ उनके पास ऐसी संवेदनशील मतलब संवेदनाएं होती हैं कि उनको पहले से पता चल जाता है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि और कैसे पता चलता है। तो और अगर मतलब कुछ ऐसा मतलब मानव कैसे पता करना चाहे, तो मानव को पता करने के लिए एक हमारा जो धरातल है, धरातल रेडान गैस जो हमारी होती है, ये धरातल पर इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, रेडान गैस। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि रेडान गैस की मात्रा अगर पृथ्वी के धरातल पर बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि भूकंप आने की संभावना भी मतलब हो सकती है। रेडान गैस के बढ़ने का कारण ये होता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडान गैस जो कि भूकंप आने की संभावना को बता सकता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। और हमारे जो जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस प्रणाली, यानी कि जिससे हम लोग नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आवागमन को सुगम बनाता है, उससे भी हम क्या करते हैं कि अगर हमारी जो प्लेटें हैं उनके अगर मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि ये प्लेटें चलते हुए दिखती हैं, मतलब उससे कुछ पता चलता है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमारी भूकंप आने की संभावना कितनी हम लोग आ सकती है या नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इससे अगर भूकंप आने की संभावना हम लोग को मालूम हो सकती है कि भूकंप आने वाला है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे भूकंप आने वाला है वहां पे हम लोग वहां पे कुछ ज्यादा कर तो नहीं सकते, लेकिन वहां पे क्या करेंगे कि उसके आसपास के लोगों को हम क्या करेंगे, सचेत कर देंगे कि आप लोग कुछ ऐसे स्थान पे चले जाइए जहां पे आपको मतलब खुला मैदान हो। खुले मैदान में क्या होता है कि हानि ज्यादा नहीं होती है। खुले मैदान में क्या होता है कि वहां पे अगर आप हैं खुले मैदान में, तो जो बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में रहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो आप उसमें दब जाएंगे और आपकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन आप खुले मैदान में चले जाते हैं, खुले मैदान में वहां पे मतलब कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको ऊपर से गिरे। अगर हाँ वहां पे कुछ ऐसी आपदा आती है, ज्यादा मतलब ये हो गया, मान लीजिए फिफ्थ जोन का वहां पे आपका क्षेत्र है, तो फिफ्थ जोन में अगर आप लोग रह रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि पृथ्वी मतलब फटी, जमीन फटा, उसके नीचे चले गए आप, मतलब ऐसा कुछ आपदा आता है तो ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मतलब कुछ ऐसे सेकेंड जोन, थर्ड जोन में है, तो आप लोग अगर बिल्डिंग में नहीं है, बिल्डिंग के बाहर है, तो आपकी हानि कम होगी। अगर मान लीजिए कि आप बिल्डिंग में हैं, मतलब भवन में है, मतलब जो घर आपका है घर में है, और घर में रहने के पश्चात आपको ऐसा लगता है कि भूकंप आया है, मतलब कुछ कंपन हुआ और आपको पता चला, तो आप लोग क्या करेंगे कि तुरंत जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो मतलब आप लोग आजकल का जो घर बनता है, जो मतलब बड़े बड़े घर हैं, आप लोग देखेंगे कि वो मतलब पिलर पे बनाए जाते हैं, पिलर। तो जहां पे हमारा पिलर वाला हिस्सा हो, और वो भी कोने वाला हिस्सा, ठीक है, कोने वाले पिलर वाले हिस्से के पास हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि जो हमारा ये मतलब भूकंप आता है, भूकंप आने से क्या होता है कि पृथ्वी कांपती है, और कांपने के पश्चात जो हमारा होता है बिल्डिंगें गिर के आपस में सट जाती हैं, और सटने के पश्चात क्या होता है कि बीच वाला भाग जो होता है हमारा खाली होता है, वो पूरी मतलब ढह नहीं जाती, मतलब पूरा जैसे हमारा बिल्डिंग ये है तो बिल्डिंग ढह के मतलब नीचे नहीं चला जाएगा। बिल्डिंग जो हमारी है वो मतलब ऐसे एक दूसरे में आपस में सट जाएंगे, मतलब गिर के एक दूसरे के सहारे हो जाएंगे, और बीच वाला भाग हमारा खाली रहेगा। तो आप लोग अगर उस बिल्डिंग के कोने वाले हिस्से में जहां पे हमारा पिलर बना हुआ है, तो पिलर थोड़ा मजबूत होता है, तो वहां पे आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गई मतलब आने की संभावना कैसे है, तो यह तो मतलब कुछ जानवरों के माध्यम से पता कर सकते हैं। ये हमारी रेडान गैस की मात्रा अगर धरातल पर ज्यादा हो रही है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा ये मतलब भूकंप आने की संभावना वहां पे ज्यादा है। ठीक है, और हम लोग देखना अगर चाहें, ये हमारा हो गया। अभी आप लोग इतना तो बता दिए, और फिर अगर आप लोग हाँ इससे मतलब इतना, और इसको किससे मापते हैं, इसके मापने का पैमाना देखिए जो हमारा होता है रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल, ये हमारा जो पैमाना होता है इसको हम लोग मापते कैसे हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिक्टर स्केल है, इस पे 1 से लेकर 9 या उससे अधिक, 9 या 10, ठीक है, इतना तक इसका मापक यंत्र होता है। देखिए ये हमारी जो रिक्टर स्केल होता है, ये ऐसा कुछ होता है, ये इसका मानचित्र हम बनाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से हमारा यहाँ पे भूकंप आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आप लोग करके, अगर यहाँ पे इसका जो आप लोग देखेंगे 7 यहाँ होगा ना, 8 9 और ये 10, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया रिक्टर स्केल का पैमाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा भूकंप ऐसा कुछ आता है, ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे, अगर ज्यादा भूकंप है थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब इसको मापते ऐसे हैं। ठीक है, ये हमारा मापक यंत्र होता है। तो ऐसे पता चलता है कि भूकंप की मापक मात्रा कितनी है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ तक भूकंप आया, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि ये हमारा कितना है, लगभग 7 के आसपास है। ये हमारा थोड़ा इससे ज्यादा है, तो इसको हम लोग देखेंगे 7.5 के आसपास है।
मतलब मापने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। ये आप लोग देखिए यहाँ पे एक चित्र लगाते हैं, तो इसमें हमारा जो देखिए ये मतलब दिखा रहा है ना ग्राफ, ये देखिए जो हम लोग रिक्टर स्केल है ये हमारा हो गया, और जो हमारा ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो मतलब इसमें मापते हैं वो हमारा ये इस पे ऐसे दर्शाया जाता है कि ये देखिए हमारा थोड़ा सा दिख रहा है ना आप लाइन लाइन करके, तो यही हमारा हो गया कि मतलब बता देता है कि कितना हमारा भूकंप कितनी ज्यादा तीव्रता की है, कितनी कम तीव्रता की है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूकंप का एक पूरा, मतलब आप लोग भूकंप के बारे में जान लिए, तो हम लोग भूकंप के बारे में इतना देखेंगे। और भूकंप का अगर आप लोग देखना चाहें कि जो हमारा बताया कि क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र में आप लोग देखें कि जो हमारा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, तो वहां पे हमारा भूकंप आने की संभावना वहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमारे हो गए कुछ क्षेत्र। अगर हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखना चाहें तो भारत में जैसे कि जो हमारा जो फिफ्थ जोन वाला क्षेत्र था, तो फिफ्थ जोन वाले क्षेत्र में हम लोग देखें भारत में जो हमारा एक गुजरात वाला क्षेत्र है, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, हमारे ऊपर चले जाओगे तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ उत्तराखंड का भाग, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पहाड़ी एरिया है, और जो हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और ऊपर से जो हमारा है वो ये यूरेशिया का प्लेट, इन दोनों को टकराने से ही हमारा देखिए वहां पे बीच में जो हमारा हिमालय पर्वत बना है, तो हिमालय पर्वत जो हमारा बना है वो इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से बना है, और वहां पे प्लेटें दोनों अभिसरण कर रही हैं, तो अभिसरण करने के पश्चात क्या होगा कि वहां पे प्लेटों का जो होगा वो उत्थान होगा, तो वहां पे प्लेटों में मतलब वहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे कुछ जैसे भूज में एक भूकंप हमारा था, भूज में हमारा भूकंप आया था 2001 में, सोचिए वहां पे जो हमारा भूकंप आया था वो 26 जनवरी के दिन आया था, 26 जनवरी 2001 में, तो वहां पे भूकंप आने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा मतलब जान माल की हानि हुई थी। अब लोग महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आना चाहें तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे लातूर वाला एक हमारा क्षेत्र है, लातूर में भी भूकंप वहां पे आते हैं, मतलब आया हुआ है। और हम लोग अगर जाना चाहें तो हमारा जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है वहां भी भूकंप आते रहते हैं। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब क्षेत्र में भी हमारे भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो हम लोग मतलब समझ लिए भूकंप कहाँ पे ज्यादा आता है, जो हमारा मैदानी वाला भाग है वहां पे भूकंप थोड़े कम आते हैं। तो भूकंप का एक मतलब पूरा क्षेत्र बना हुआ है कि इस क्षेत्र में आप लोग हैं तो वहां पे ज्यादा भूकंप आएगा, और इस क्षेत्र में तो आप लोग भूकंप कम आएगा। तो आप लोग एक मतलब देख सकते हैं कि ये मतलब मानचित्र उसका एक मैप पूरा अगर डाउनलोड आप लोग करना चाहें कि भूकंप का मतलब कहाँ पे कौन सा जोन है, भूकंपीय जोन आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा भूकंपीय जोन, तो आप लोगों को दिखा देगा कि किस क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आता है, किस क्षेत्र में भूकंप कम आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग भूकंप के बारे में इतना जानेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।